चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि साथी कल संडे था, आपने खूब मजे लिए होंगे, खूब इंजॉय आपने किया होगा, ऐसी उम्मीद मैंने की है। और आपने अपना जो पढ़ाई है उसको भी जारी रखा होगा, है ना, या रखी होगी, जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में। ऐसी मैं कल्पना करता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज हम सेकेंड पार्ट की बात कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? इन्फ्लेशन का है। ठीक है, मुद्रास्फीति वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट मेरे साथियों? मुद्रास्फीति। बहुत बढ़िया, हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर पूजा, विपुल, सोनू, है ना, आस्था, लक्की, प्रिया, गुड मॉर्निंग सभी को, रसना, स्वाति, जयवीर, अमित, है ना, पुनीत भाई, रीता, विक्रम, उजाला, अभिषेक, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। ओके, जय श्री महाकाल, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। सेंडिंग मैसेज नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप कमेंट करोगे तो केवल आपकी कमेंट आपको ही दिखेगी, बाकी किसी को नहीं दिखेगी, है ना। और मुझे सबकी कमेंट दिखाई दे रही है ना। प्रवीण, जय, अश्विनी, विजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आओ जरा इधर जुड़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, जरा मैं उसको ऐड कर लेता हूं ताकि वहां से आपको कनेक्टिविटी प्रदान कर सकूं। आइए जरा, ये मैंने पेज ऐड कर दिया है, जो कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वो वाला बिंदु मैंने ऐड कर दिया है ना। मैंने क्या पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम? मैंने ये बताया था कि मुद्रास्फीति क्या होती है ना। मैंने मुद्रा उद्रा भी पढ़ा दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। मैं मुद्रास्फीति वाला टॉपिक ही लेता हूं केवल। लीजिए, मैंने लास्ट टाइम आपको मुद्रास्फीति में यह पढ़ाया था कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मैंने कहा था कि जब लोगों के पास में पैसा बढ़ जाता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, मुद्रा प्रवाह बाजार में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से लोग अपनी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। और डिमांड बढ़ने के कारण जिस चीज की वो डिमांड बढ़ाएंगे उसकी मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने के कारण जो है उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन। क्या होता है वो? लोगों के पास में तरलता या मुद्रा प्रवाह, मनी सप्लाई कम होने की वजह से लोग अपनी डिमांड को कम कर लेते हैं। उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ी हुई रहती है, सप्लाई में कमी होती ही नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से कीमतें भी कम हो जाती है, जिसे हम अवस्थिति कहते हैं। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की बात मैंने आपको यहां पर करके बताई। इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ होता है महंगाई, यानी कि कीमतों में वृद्धि जो है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। बेसिक सा आइडिया मैंने आपको यहां पर देने की कोशिश की थी। वहीं पर मुद्रास्फीति क्या होती है उसकी परिभाषा भी मैंने दी थी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो लगातार होने वाली वृद्धि, कंटिन्यूअस जो उनकी प्राइसेस बढ़ रही है, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है दरअसल? तो मुद्रा का मूल्य या परचेसिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो मेरे साथियों, रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, जो भी आप कहें कह दीजिए। क्यों? क्योंकि बचपन में 2005 में मैं दूध जो है 10 रुपए में 1 लीटर लेकर के आ जाता था, एग्जाम्पल भी दिया था। 2007 में 13 रुपए लीटर हुआ, 18 रुपए लीटर 2010 में हो गया, 2013 में 22 रुपए लीटर, और वर्तमान में देखा जाए तो आपको पता ही है 60 रुपए लीटर मिलता है सबको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब रुपये वही है, लेकिन वस्तुओं की कीमतें, जो वस्तुओं का जो मात्रा है वो कम हो रही है। इसका मतलब हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो रही है? गिर रही है। तो मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती है, दूसरा क्या होता है, मुद्रा का जो मूल्य है या परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो क्या होता है? कम होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने यहां पर आपको बताई थी। मुद्रास्फीति के प्रकार मैंने बताए थे कि इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसे अंग्रेजी माध्यम वाले साथी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, और दूसरा था लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसको मुझे पढ़ाना था, मैं आज उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मांग जनित में या डिमांड पुल में क्या होता है? तो डिमांड बढ़ने की वजह से अगर किसी भी वस्तु की या सेवा की या हम कहें कमोडिटी की या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसे हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मैंने कहा लोगों के पास में लिक्विडिटी ज्यादा है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। तरलता ज्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से सप्लाई कम होगी और प्राइस जो होगी इंक्रीज होगी। क्यों बढ़ती है डिमांड लोगों की? तो लोगों की डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनका इनकम टैक्स कम हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसके कारण जो है डिमांड बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना, यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, मैं
कॉन्सेप्ट तो आपको समझा चुका था लागत जनित मुद्रास्फीति का कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से एक बार बताता हूं। लागत जनित मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट यह है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जब भी हम किसी कमोडिटी का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना, किसी भी कमोडिटी को हम बनाते हैं, चाहे हम इस माइक को बनाएं, चाहे हम इस मोबाइल को बना दें, इस पेन को बना दें, या कंप्यूटर को बनाएं, किसी को भी बनाएं, है ना, ध्यान रखना। अगर हम किसी भी कमोडिटी को या गुड्स को बनाते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट लगती है। जैसे जिस फैक्ट्री में मैं जो वस्तु बनाऊंगा तो वहां पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी क्योंकि मशीनें चलेगी, है ना। उसी के साथ उस फैक्ट्री में मुझे मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो मजदूरी तो करेंगे। आ रही बात समझ में? उसके बाद में क्या होगा मेरे साथियों, इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो वहां पर जो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, भैया सामान मुझे लाना है कहीं से, मुझे भेजना है तो कैसे लेके आऊंगा, तो ये तमाम बातें हैं, है ना। तो यही लागत कहलाती किसी भी वस्तु के निर्माण में। तो लागत बढ़ने के कारण, ध्यान रखना, इसमें एक बात मैं लिख देता हूं कि लागत बढ़ने के कारण, लागत या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि, कीमत को हम प्राइस बोलते हैं, होती है तो इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। होती है तो इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। तो इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। बोले लागत क्या क्या चीज होती है मेरे साथियों? कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, लागत का मतलब क्या है पता है? लागत का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहली बात, परिवहन इसके अंतर्गत आएगा। भैया हो सकता है वस्तुओं को ले जाने के लिए जो किराया है वो बढ़ जाए, आ रही बात समझ में? तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ जाए मेरे साथियों, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, विद्युत की कीमतें बढ़ जाए, या हो सकता है कि किराया बढ़ा दे मेरे साथियों, रेंट, जहां पर फैक्ट्री है वहां का किराया बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मजदूरी दर बढ़ जाए, मिनिमम वेजेस, है ना, मजदूरी दर, वेजेस रेट जो है, मजदूर जो है, श्रमिक जो है, वो कहे कि नहीं भैया अब गर्मी है, लाओ जरा पंखा कूलर भी चला दो अब तो, है ना। तो पंखा कूलर भी मेरे साथियों इसी के साथ चलाया जा सकता है। तो ये लागत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लागत कहते हैं, इसी को कॉस्ट कहते हैं। तो ये कॉस्ट बढ़ने के कारण अगर कोई भी वस्तु महंगी होती है तो इस वजह से मेरे साथियों उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है, यहां से कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और प्रकार की, मतलब इन्फ्लेशन है, मैं अगला हेडिंग डाल देता हूं, अन्य प्रकार की मुद्रास्फीति, ठीक है। अन्य मुद्रास्फीति लिख दूं या डायरेक्ट लिखूं? चलो लिखो, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं अवरुद्ध मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं मेरे साथियों इसको? अवरुद्ध मुद्रास्फीति हम इसे कहते हैं, अवरुद्ध मुद्रास्फीति। अवरुद्ध मुद्रास्फीति हम इसे कह देते हैं। क्या होती है अवरुद्ध मुद्रास्फीति? इसे अंग्रेजी में हमारे पास में जो शब्द है दरअसल वो बॉटल नेक इन्फ्लेशन है। बॉटल नेक इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं, लेकिन किताबें इसको और अलग परिभाषा देती है, मतलब इसको और एक और नाम से जाना जाता है, लॉक्ड इन्फ्लेशन भी हम इसे कह देते हैं। लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसे लॉक्ड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। मतलब ये दो तीन नाम है। लोक का मतलब, जैसे मैं आपके घर की बात करूं कि आप अपने घर के अंदर हो, और ध्यान रखना मैं आपकी कमेंट तभी सुनूंगा जब मुझे सुनना होगी, थोड़ा सा रुको, ठीक है। दीपक भाई कह रहे हैं सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग लग रहा है। बेटा पढ़ाई तो हमेशा बोरिंग ही होती है ना, उसमें मजा ले लेना वो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सुशील कह रहे हैं रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है सुशील भाई, है ना। 15 साल पहले मैंने कल बताया था आपको। चलो
अवरुद्ध मुद्रास्फीति या बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब यह कि मान लो आप अपने घर के अंदर हो, है ना, और घर का गेट लॉक लग चुका है, आपके पिताजी कहीं बाहर गए, आपको लॉक करके अंदर ही छोड़ के चले गए। मुझे बताओ, आपको लॉक करके अंदर ही छोड़ के चले गए और आपके पिताजी कहीं बाहर चले गए ताला लगा के, गेट, है ना, ध्यान रखना। तो जब गेट लगा के वो चले गए मेरे साथियों, तो फिर क्या होगा? आप ही बताइए क्या होगा फिर? क्या आप बाहर जा पाओगे? मार्केट में आप नहीं दिख पाओगे लोगों को। और ध्यान रखिएगा, मार्केट में जब आप नहीं दिख पाओगे तो फिर समस्या होगी। आ रही बात समझ में? तो यही बात है। तो इन्फ्लेशन किसकी वजह से होती है? महंगाई किसकी वजह से बढ़ती है? ध्यान रखना, महंगाई इस वजह से बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, महंगाई इस वजह से बढ़ती है क्योंकि जो सप्लाई है वो रुक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपूर्ति में कमी होने के कारण अगर महंगाई रुकती है तो उसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसकी एक सामान्य सी परिभाषा में लिख देता हूं, आपूर्ति या सप्लाई में कमी होने के कारण, आपूर्ति को हम कहते हैं सप्लाई, आपूर्ति में कमी, आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहलाती है। इसे लॉक्ड इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है मेरे साथियों, बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी आप इसे कह सकते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण कारण है। अच्छा, मार्केट में सप्लाई क्यों रुक जाती है, क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, इसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका जिक्र है। वो कारण है जमाखोरी। जमाखोरी मतलब समझते हो, है ना? जमाखोरी का मतलब ये होता है मेरे साथियों, समझना, जो साहूकार होते हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है, वो क्या करता है? किसानों से फसल को इकट्ठा कर लेता है। जैसे प्याज हो गए, टमाटर हो गए, टमाटर तो नहीं, प्याज हो गई, लहसुन हो गई। आपने देखा होगा प्याज और लहसुन में कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ती है, ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्याज और लहसुन जो होता है वो हर घर में, आलू भी बोल रहा हूं, आलू भी हर घर में यूज होता है ना? मेरे ख्याल से गरीब और अमीर से अमीर घरों में ये मतलब चीजें चलती है ना? तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घरों में मेरे साथियों क्या होता है? तो प्याज, लहसुन और आलू का उपयोग किया जाता है। और मान लो मैं किसान हूं, मैंने अपना मार्केट में सामान बेचा, तो जिस व्यापारी को, जिस बिजनेसमैन को मैंने अपना सामान बेचा, वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार एक काम करता हूं, इसको स्टोर करके रख लेता हूं, इसको स्टोर करके रख लेता हूं। और वो क्या करता है? उस सामान को स्टोर करके रख लेता है अपने पास में, अपने गोडाउन में उसको रख लेता है, और मार्केट में जाने से रोकता है कि अभी मत जान दो, जब महंगाई होगी तब इसको बेचूंगा। इसी को बोलते हैं जमाखोरी। जमाखोरी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्टोरेज। ध्यान रखना, स्टोरेज अगर बढ़ा लेगा कोई व्यक्ति तो उसकी वजह से मार्केट में क्या होगी? उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर से बताता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जमाखोरी अगर बढ़ा लेगा कोई व्यक्ति, जमाखोरी ज्यादा कर लेगा, यानी कि व्यक्ति अपने पास में सामान को इकट्ठा कर लेगा, तो उसकी वजह से उसकी सप्लाई, मेरे साथियों, सप्लाई को हम बोलते हैं आपूर्ति। सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। आपूर्ति मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? तो कम होने की वजह से उसकी कीमत जो है, उसकी प्राइस जो है मेरे साथियों, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो जमाखोरी ज्यादा होने की वजह से मार्केट में उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो इसी को लॉक्ड इन्फ्लेशन या बॉटलनेक इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला हम बोलते हैं खुली मुद्रास्फीति। एक और प्रकार है खुली मुद्रास्फीति। अब ये खुली मुद्रास्फीति क्या चीज है? देख लो, अच्छी चीज है। देखो, आपकी ही क्लास में ये बता रहा हूं, बाकी किसी क्लास में मैंने आज तक बताया नहीं इनके बारे में। एक को हम कहते हैं खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन।
बोले ओपन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अभी बताते हैं क्या है ओपन इन्फ्लेशन का मतलब। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब यह है मेरे साथियों, देखो एक सबसे बड़ी समस्या भी है और एक फायदा भी है। क्या फायदा है जरा बता दो गुरुजी। बोले बिल्कुल बताता हूं। मुझे बताओ, अगर आपकी नौकरी लगती है, अगर क्या डेफिनेटली लगेगी, लगेगी, मैं भी क्यों अगर मगर करता हूं भाई, नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। 100% आपकी नौकरी लगेगी मेरे साथियों, ऐसी मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं। समझना मेरे दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी नौकरी, भगवान करे सबकी नौकरी लग जाए, आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोले हाँ बढ़ेगी। नौकरी लग जाई, सैलरी मिली, कुछ समय बाद में आपकी सैलरी जो है वो डबल हो गई। मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, ठीक है, और 1 लाख रुपए महीना जब आप कमाते हो पैसे, तो पहले आप 5 रुपए की चाय पीते थे, ध्यान रखना, पहले आप 5-5 रुपए की चाय पीते थे जब आपकी नौकरी नहीं लगी थी, और पानी पता से भी 10-10 रुपए के खाते थे, ऐसे ही रोड पे खाते थे, ध्यान रखना। और खाना भी आप ऐसे ही भोजनालय में जाके खा लेते थे, लोकल जगह जहां सस्ता खाना आपको मिले मेरे साथियों, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें हो गई? बोले हाँ हो गई सर, बिल्कुल हो गई। यार जैसे ही आपकी नौकरी लगी, आपने अपने जो तेवर है वो बदल लिए। बोले कैसे सर? आप पहले 5 रुपए की चाय कमल भैया के यहां पे पी लेते थे। मान लो कोई कमल भैया है आपके क्षेत्र में जो कि चाय बेचते हैं, और आप वहां पर जाकर के चाय पीते थे, वो आपको 5 रुपए में देते थे, बाकी सबको 7-7 रुपए में देते थे। तो ध्यान रखना, 5 रुपए की चाय में भी आप खुश थे और मजे लेते थे, अरे वाह क्या चाय बनाई है, ध्यान रखना, है ना। लेकिन जब आपकी नौकरी लगी तो आप कमल भैया को छोड़ के अब बड़े बड़े पब में जाने लग गए हो, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाने लग गए हो, चाय वाय पीने भी उसको भी उसके मतलब वहीं अपने साथ में वहां ले जा रहे हो आप, कि चलो बेबी वहां चाय पियेंगे, है ना। मतलब आपके जो तेवर है ना वो सब बदल गए हैं। आ रही बात समझ में? आपके तेवर क्या हो गए मेरे साथियों? बदल गए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं खुली मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या है बेसिक सा मैं बताता हूं। खुली मुद्रास्फीति क्या है? जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, आय का मतलब होता है इनकम मेरे साथियों, जैसे जैसे मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताता हूं, देखो सिंपल सी भाषा में, है ना, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी मेरे साथियों, आय बढ़ेगी, आय इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका उपभोग स्तर भी बढ़ेगा, आपका उपभोग स्तर भी बढ़ेगा। उपभोग स्तर को हम बोलते हैं कंजप्शन लेवल, कंजप्शन लेवल। अब बोले कंजप्शन लेवल क्या है? अभी बताऊंगा क्या है ना। आय बढ़ने की वजह से आपका उपभोग स्तर भी बढ़ेगा, और उपभोग स्तर बढ़ने की वजह से उस पर्टिकुलर वस्तु की जिसकी आप मांग कर रहे हो उसकी डिमांड भी क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो उसकी मांग भी क्या बढ़ेगी मेरे साथियों? डिमांड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। P4 प्राइस लिखा है मैंने। देखो मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूं कि क्या क्या कुछ खास बात है। हाँ बेटा जीडी कवर हो जाएगा इससे, जीडी में मत पढ़ना अगर यहां पढ़ लिया तो। सुनो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ी, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैं क्यों कहीं और जाऊं, मैं तो अपनी ही बात करता हूं ना। जब दोस्तों मेरी बात सुनना, है ना, ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जब मैं पैसा नहीं कमाता था, जब मैं केवल 5,000 रुपए महीना कमाता था ना, महीने का 5,000 रुपए महीने का, तो मैं रोड पे ही जो ठेले वाले होते हैं वहीं पर चाय पी लेता था। मैं और राहुल सर दोनों, मतलब राहुल सर, मतलब शायद आपकी बैच में तो नहीं पढ़ाते राहुल सर, लेकिन हाँ राहुल सर और हम साथ के हैं। तो राहुल सर और हम दोनों उज्जैन में कहीं भी चाय पी लेते थे, 5 रुपए वाली चाय पी लेते थे, कभी कभी तो उधार भी करना पड़ता था यार। और टी शर्ट भी हम लोग है ना 100-100 रुपए वाली पहन लिया करते थे। मतलब मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, 99 रुपए वाली जो टी शर्ट होती है वो टी शर्ट भी पहन के हमने अपना जीवन यापन किया है, जब हम 5,000 रुपए कमाते थे तब। लेकिन धीरे 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 रोजगार मिला, रोजगार मिलने के साथ में हमारे जो इनकम है वो बढ़ी, इनकम बढ़ी तो हमारी डिमांड्स भी बढ़ गई, हमारा कंजप्शन लेवल भी बढ़ गया। ध्यान रखना, हम ये सोचते हैं कि यार अब क्यों हम 99 वाली टी शर्ट पहने, हम बढ़िया 500, 700, 1,000 रुपए वाली टी शर्ट पहनेंगे ना, इतना तो कमा रहे हैं हम लोग ठीक ठाक तरीके से, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा कंजप्शन लेवल, अब हम 5 रुपए वाली चाय नहीं पीते, अब हम सोचते हैं कि चलो कहीं अच्छी जगह जाके चाय पी जाए, ताकि बैठा जाए, आराम किया जाए। तो 25 रुपए या 30 रुपए तक की चाय होगी तो हम आराम से एफर्ट कर लेंगे उस चीज को, है ना। पहले 5 रुपए भी नहीं हो रहे थे एफर्ट, अब 25 की पी सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि उपभोग का स्तर, पहले जींस हम खरीदते थे 500 रुपए की, 400 रुपए की, ऐसी, ध्यान रखना, 500 रुपए और 400 रुपए की जींस हम पहन लेते थे। पर आज बताओ, क्या मैं 500 या 400 रुपए की जींस पहनूंगा? क्या नहीं पहनूंगा ना। फिर हम क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे मेरे साथियों कि 1,500 रुपए की जींस हो, 2,000 रुपए की जींस हो,
ऐसी जीन्स हम पहनेंगे। इसका मतलब है कि हमने हमारा लेवल ही बदल लिया है। वो लेवल कैसे बदला है? वो लेवल बदला है मेरी वजह से, भैया इनकम की वजह से। हमारी आय बढ़ी तो हमारा उपभोग स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, और कंजप्शन लेवल बढ़ने की वजह से हम बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड करेंगे, फिर हम मार्केट में जाएंगे, अच्छी अच्छी दुकानों पर जाएंगे, आ रही बात समझ में, और उसके बाद में कीमतें जो है उसकी बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खुली मुद्रास्फीति कहते हैं। देखो भगवान करे ये दौर सबके जीवन में आता है, मैं जानता हूं अच्छे से। जो लोग यहां पढ़ रहे हैं, और पक्का जो है मेरे साथियों ध्यान रखना, जो भी लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि आप किस स्थिति में पढ़ रहे हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, वो मंजर भी देखने लायक होगा जिस मंजर से आप हो करके गुजरे हो। यकीन मानना, अभी आप 5 रुपए की चाय के लिए तरस रहे हो, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हो ये आप ही जानते हो। लेकिन मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, जिस दिन आप ठीक ठाक कमा लोगे, उस दिन जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे ना कि यार हमने ये भी किया था, इस दुकान पे वो भी किया था, हम इतने गरीब थे, हमारे पास में इतना भी पैसा नहीं था कि हम पेट्रोल डलवा सकें, तो आपकी कसम वो जो खुशी होगी, आपके रोना जरूर आएगा, वो जो आंसू है ना वो जरूर आएंगे, लेकिन वो सुकून देने वाले आंसू होंगे। मेरी गारंटी इस बात की, वो सुकून देंगे आपको, और वो आपको ये बताएंगे कि नहीं, मेहनत का परिणाम अच्छा होता है। मेहनत का परिणाम क्या होता है? अच्छा होता है। वास्तव में देखने लायक होगा वो दौर मेरे साथियों। मुझे तो बहुत खुशी होती है उस दौर को देखते हुए कि यार इस दौर से भी हम अछूते नहीं रहे हैं, इस दौर को भी हमने जिया है, और वास्तव में वो जीना भी चाहिए। तभी हमें वास्तविक ग्रोथ का पता चलता है कि वास्तव में हम ग्रोथ कहां कर पा रहे हैं। आओ वापस से इधर ही आ जाते हैं। इसे खुली मुद्रास्फीति कहते हैं। केवल इतनी ही बातें इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे साथियों? तो खुली मुद्रास्फीति आप कह देते हैं। ये इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है, फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, मैं लिखता हूं फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र, आपको पता है फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? इसको हम अंग्रेजी में फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या है? तो ध्यान रखिएगा, फिलिप्स वक्र का जो संबंध है मेरे साथियों, वो किससे है वो जरा समझो, है ना। मैं जानता हूं दोस्तों, देखो हर एक दौर होता है, उस दौर में हम जो समय जीते हैं ना, जिस अनुभव को हम प्राप्त करते हैं, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक अगला शब्द है फिलिप्स वक्र। मैं बताना चाहता हूं 1958 में मेरे साथियों प्रोफेसर फिलिप्स के द्वारा यह धारणा दी गई थी। कब दी गई थी? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में ही की गई थी, ध्यान रखना, और प्रोफेसर फिलिप्स के द्वारा दी गई बात थी। तो प्रोफेसर फिलिप्स, क्या मैंने बताया कि 1958 में प्रोफेसर फिलिप्स ने इस कर्व को प्रस्तुत किया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके अंतर्गत क्या होता है जरा वो समझ लो। इसके अंतर्गत मेरे साथियों बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, और एक और क्या चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, दोनों के बारे में बात होती है ना। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, क्या मैं बताना चाह रहा हूं फिलिप्स वक्र में, तो इसमें बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं, और मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, तो फिलिप्स वक्र आर रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, है ना। और एक और बात ध्यान रखना, इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स
संबंध होता है। पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध कैसा होता है, तो व्युत्क्रम होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। बोले कैसे? कैसे पहले एक जगह देख लें तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। ध्यान रखना, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी 1/इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, यह हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना, मतलब इनवर्स रिलेशन है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है जरा, इसका मतलब एक है मेरे साथियों कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी, कम होगी। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी क्या होगी मेरे साथियों, कम होगी। यह बात ध्यान रखना, दोनों के बीच में उल्टा संबंध पाया जाता है, यह इससे संबंधित बात है, याद रखना है मेरे साथियों, ठीक है। चलिए आगे बताएं। गोलकी जीरा भी बोलिए, ये क्या है रवि, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी कृष्णा, बिल्कुल सबकी कमेंट आ रही है, डोंट वरी। आगे बात करें मेरे साथियों, चलिए अगली बात करें। एक शब्द है मेरे साथियों, ध्यान रखना, मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार में, जैसे गति के आधार पर मुद्रास्फीति भी देखी जाती है, गति के आधार पर। तो अगला हेडिंग डालना, गति के आधार पर मुद्रास्फीति। गति के आधार पर मुद्रास्फीति, गति के आधार पर मुद्रास्फीति। गति के आधार पर मुद्रास्फीति, तो ध्यान रखिएगा, गति के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकारों की होती है, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं लूंगा मेरे साथियों, छोटे बच्चे का। बोले छोटे बच्चे का एग्जाम्पल, जी बिल्कुल। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, ध्यान रखना, जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, मेरे ख्याल से छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो रेंगता है, रेंगता है। आपने देखा होगा, वो तुरंत दौड़ना या चलना शुरू नहीं कर देता, वो क्या करेगा मेरे साथियों, रेंगेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, छोटा बच्चा जो है मेरे साथियों, है ना, वो क्या करता है, रेंगने की कोशिश करता है। चलो इसको बताने से पहले आपकी कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि उल्टी सीधी कमेंट आपकी आ रही है। बोलो किसका क्या क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बता दो। निकिता यादव, निकिता बहन रुक जाओ, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे ही ये इन्फ्लेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज, मैं कल इसके 3 से 4 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके प्रश्न कैसे बनेंगे। डोंट वरी, मैं लेके आऊंगा, है ना। सर मेरा कमेंट्स को रिप्लाई क्यों नहीं, सरोजनी, बिल्कुल दूंगा बहन, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। जय श्री राम आपको विक्रम भाई, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए किसका क्या, मुद्रास्फीति क्या है, अच्छे से समझाओ। नहीं समझा पाऊंगा मैं तुमको अब, है ना, क्षमा चाहूंगा, है ना बेटा, 2 दिन से यही समझा रहा हूं। एग्जाम के बाद भी पीडीएफ रहेगी, वो वीडियो आप देख लीजिए, रेल रक्षक बेच वाला जो लॉन्च किया था वीडियो, तब का होगा, है ना। मेरा नाम लो, ठीक है भैया, आयुष आपका नाम ले लिया, शायद इससे आपकी परीक्षा पास हो जाए, है ना। चलिए सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने बता दिया, क्वेश्चंस कल लेकर के आऊंगा, आपको पता चल जाएंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए और बताएं, जल्दी से बताओ। जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, है ना। ओके, लव यू भाई, लव यू, है ना, राम 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 राम। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में पढ़ा था बेटा, वापस से पढ़ लो, दिल्ली पुलिस पुराना बैच हो गया अब, है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए रिपीट कर दूं बेटा, हर चीज रिपीट कर करके चल रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यू। ओके, अब आप कमेंट मत करना बार बार, देखो डिस्टरबेंस होता है, या तो मैं आपसे बात ही कर लूं या फिर मैं पढ़ाई लूं। इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है दोस्तों, देखो समझो, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है यार कि जिसमें बात कर ली और फिर शुरू हो गए, बात कर ली और शुरू हो गए। इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि आपको समझ में आया, बोले क्या समझ में आया, तो बोले ये समझ में आया कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो उपभोग स्तर बढ़ेगा। आपके दिमाग में हाँ हाँ, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं अपना लेवल भी बढ़ा दूं, मैं सोचूंगा 5 वाली चाय नहीं 20 वाली पियेंगे, है ना, हाँ बिल्कुल बढ़ गया, ये ऐसे होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ेगी, बोले हाँ यार, हाँ डिमांड बढ़ेगी, फिर मैं कहूंगा बस उसी की वजह से कीमत बढ़ती है और वही मुद्रास्फीति है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो दोस्तों। इकोनॉमिक्स ऐसा विषय है जिसमें ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। मैं आपको लगता भी होगा सर स्लो पढ़ा रहे, स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं यार।
अगर मैं इससे फास्ट चलूंगा ना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, मेरी गारंटी नहीं पढ़ पाओगे। फिर काम क्या होगा पता है आरडब्ल्यू का? आरडब्ल्यू का फिर काम रहेगा कि नहीं अपना बैच कंप्लीट करो और फ्री हो जाओ। ऐसा नहीं होता यार, आरडब्ल्यू इसलिए नहीं जाना जाता। आरडब्ल्यू इतनी सारी सुविधा देता है आप लोगों को। यार समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे बात करो ना, हेलो सर हाँ क्या दिक्कत है सर, ये दिक्कत है, मैं तो तैयार हूं उसके लिए भी। मैं क्या हर टीचर तैयार है? तो यार आरडब्ल्यू का नाम है उस रूप में, तो हम उसी रूप में चलाएंगे उसको, ठीक है? इसलिए थोड़ा स्लो होगा, कोई बात नहीं, 1 लेक्चर 2 लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। आपके मैंने बोल दिया ना 25 से 28 लेक्चर में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, बस करवा दूंगा, ठीक है? आओ अब आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने बताया गति के आधार पर, भैया गति मैंने कहा बच्चे को देखते हैं, बच्चा क्या क्या करता है। अभी कमेंट मत करना, आप नहीं लूंगा, है ना? ध्यान रखना बच्चा क्या क्या करता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो घुटनों के बल पर चलता है। आ रही बात समझ में? क्या बोलते हैं? घुटनों के बल पर चलता है। तो घुटनों के बल पर चलता है, उसे या रेंगता है, दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? रेंगता है। तो उसे हम कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? रेंगती मुद्रास्फीति। या रेंगने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रेंगने को बोलते क्रीपिंग। बच्चा जब पैदा होता है तो रेंगता है, और रेंगती मुद्रास्फीति हम इसे कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं आसान भाषा में। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो पहला प्रकार है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अच्छा मुझे बताओ, बच्चा जब पैदा हो गया है, रेंगना शुरू कर दिया, रेंगने के बाद बच्चा क्या करेगा? मुझे बताओ, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, क्या करेगा आप ही बताना। रेंगने के बाद बच्चा चलेगा या फिर दौड़ना सीख जाएगा? मैंने ये कहा कि रेंगने के बाद बच्चा चलना सीखेगा या फिर दौड़ना सीखेगा। तो डेफिनेटली जो सभ्य बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके दिमाग में ये आंसर आ रहा होगा कि सर वो चलेगा ना, दौड़ेगा तो इसके बाद में, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी प्रकार की जो मुद्रास्फीति गति के आधार पर, वो है चलती मुद्रास्फीति। क्या है? चलती मुद्रास्फीति। और चलती मुद्रास्फीति को हम किस नाम से जानते हैं? तो अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है मेरे दोस्तों, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग का मतलब चलना होता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैंने बताया है कि इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। बच्चा चलेगा। अब बताओ, बच्चा चलने के बाद में दौड़ेगा या कूदेगा? मैं आपसे आंसर चाहता हूं। मैं चाहूं तो बता सकता हूं, फिर निकल सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप ही बताइए, बच्चा चलने के बाद में दौड़ेगा या फिर कूदेगा? तो ध्यान रखिएगा, बच्चा चलने के बाद में दौड़ेगा, है ना? दौड़ेगा। तो दौड़ेगा से आएगा दौड़ती मुद्रास्फीति। और दौड़ती मुद्रास्फीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दौड़ती मुद्रास्फीति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? रनिंग इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं। बच्चा दौड़ेगा। अब आप ही बताइए, बच्चा दौड़ने के बाद क्या करेगा? अब आप बताओ। मैंने कहा बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल हुआ सर। तो बोले उसने क्या किया? रेंगा। वो पहले रेंगती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फिर बच्चा चला, बोले अच्छी बात है, चलना शुरू हो गया। फिर दौड़ा। ध्यान रखना, जब आप पुलिस की तैयारी, अभी आपका फिजिकल भी बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। जैसे आप, अच्छा कूदना भी होता है उसमें, जंपिंग भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, जंपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले दौड़ना पड़ता है। ऐसे ही अचानक से कूद जाओगे धमाक करके? नहीं कूद पाओगे ना। लो मास्टर भी दौड़ दौड़ के बता रहा है, कूद कूद के बता रहा है, इससे ज्यादा और अच्छा क्या ही हो सकता है आरडब्ल्यू में, ठीक है? तो बच्चा क्या करेगा? अगर आप भी फिजिकल की तैयारी तो करोगे ना, आप क्या करोगे? कूदना है आपको तो क्या करो? पहले दौड़ दौड़ के जाओगे ना, पहले रनिंग करोगे, उसके बाद में कूदोगे, छलांग लगाओगे। आ रही बात समझ में? तो दौड़ने के बाद में चौथा जो आएगा, उसे आप लोग किस नाम से जानते हो? कूदती मुद्रास्फीति। कूदती मुद्रास्फीति। और कूदती मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं? जंपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? जंपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बच्चा मेरे साथियों रेंगा, चला, दौड़ा, कूदा। हमने उस बच्चे के हाथ जोड़ लिए। हे बच्चे मत कर, मेरे बच्चे मत कर, तूने अति कर दी रे बच्चे, तूने घर में धमाल मचा दिया रे बच्चे, मत कर बेटा, मत कर यार, क्यों, जीने दे यार। यानी कि अब अति हो गई है बच्चे, तूने अति कर दी है। तो 5वां प्रकार है अति मुद्रास्फीति। क्या प्रकार है मेरे साथियों? अति मुद्रास्फीति। और अति मुद्रास्फीति को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अति मुद्रास्फीति।
हाइपर इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो गति के आधार पर कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है? अगर कोई आपसे यह पूछ ले तो उसे क्या जवाब देना? यह जवाब दे देना है ना। और अगर नहीं पूछे तो फिर भी उसको बताना और जवाब देना है भैया। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। बिल्कुल सही है, वो पूछती तो नहीं है। वो कब पूछेगी? जब नौकरी होगी। ठीक है, जब नौकरी होगी तभी वो पूछेगी। सुनो जरा वापस से क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना। जब बाजार में कीमतें कितने % बढ़े, समझना। आप वापस से आ जाओ अपने मेन टॉपिक पर। मैं कहना चाह रहा हूं जब बाजार में कीमतें कितने % बढ़ेगी मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, जब बाजार में कीमतें 0% से लगाकर के 3% तक बढ़ती है, 0% से 3% तक कीमत मेरे साथियों अगर बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। उसे हम क्या कहते हैं? रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरी बात, अगर कीमतें 3% से लगाकर के 10% तक बढ़ती है, 3% से लगाकर के 10% तक बढ़ती है मेरे साथियों, कितना % तक बढ़ती है? 10% तक कीमत अगर बढ़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलती मुद्रास्फीति। ठीक है, फिर 10% से लगाकर के अगर कीमतें 10% से लगाकर के अगर कीमतें 20% तक बढ़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। और अगर 20% से लगाकर के कीमतें मेरे साथियों 100% तक बढ़ती है, 20% से 100% तक अगर कीमत बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे? उसी को कूदती मुद्रास्फीति। और जब अति हो जाएगी तो अरे यार, ये धीरज कुमार ठाकुर जी है, ये बोल रहे सर नाम लीजिए ना, और रोने वाली आकृति बना रहे ए करके। क्या ही होगा नाम लेने से? पता नहीं क्या होता है नाम लेने से, है ना। और कीमतें अगर 100% से ज्यादा 100% से ज्यादा अगर बढ़ती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अति मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। यह महंगाई का प्रकार है। आपसे क्या प्रश्न पूछेगा? देखो, आपसे प्रश्न यह पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है, और पूछा जाएगा कूदती मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, और एक आएगा खाती मुद्रास्फीति। बताओ कौन सी है? तो ध्यान रखना, खाती मुद्रास्फीति इसका प्रकार नहीं है, बाकी दौड़ती, उछलती, कूदती सब इसका प्रकार है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। आगे बढ़े, यह बात समझ में आ गई आपको क्या बोला मैंने? आओ अगली बात करते हैं ना, अगली बात करते हैं दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे अगली बात करता हूं मेरे साथियों, कि महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? इसका जवाब दो। इसका मतलब क्या है? बोले गुरुजी क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि महंगाई बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अच्छी है या बुरी है? बताओ, महंगाई अच्छी चीज है कि बुरी चीज है भैया? कीमतें बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आंसर चाहिए। मैं तो एक जवाब में दे दूंगा आपको आंसर। सर हाइपर इन्फ्लेशन बताया ना, हाइपर इन्फ्लेशन 100% से ज्यादा। अगर किसी भी, मान लो इस पेन की कीमत मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए का 100% कितना होगा? 100 रुपए का 100% मेरे साथियों 100 रुपए होगा, तो 100 और बढ़ जाए तो ये पेन पहले 100 का मिलता था, अब 200 रुपए ऊपर का मिलता था, हम कहेंगे इसमें हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, बताओ। अब बताओ मुद्रास्फीति का प्रभाव कैसा, मतलब मुद्रास्फीति अच्छी चीज है या बुरी है? कुछ लोग कह रहे हैं बुरी है, कुछ कह रहे हैं दोनों ही हैं, और दोनों वही कह रहे हैं जिन्होंने पहले कभी पढ़ रखा है ना। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति अच्छी भी है और बुरी भी है। बोले सर इसका मतलब क्या है? तो मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव भी होता है। सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव इफेक्ट। बोले सर इसका सकारात्मक प्रभाव कैसे होगा? महंगाई तो बुरी चीज है ना, बिल्कुल बुरी चीज है, मैं कहता हूं बिल्कुल बुरी चीज है। लेकिन एक बात बताओ, इसी का आंसर आप ही दोगे मेरे साथियों, मैं नहीं दूंगा आंसर। तो इकोनॉमिक्स में हर आंसर आप ही के होंगे दोस्तों, मेरा कुछ नहीं होगा, बस मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं। पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे आपके मन में सवाल आया
जिनके साथियों के मन में सवाल आया मैं उनकी बात कर रहा हूं, मुझे पता है सबके ही मन में आएगा ये सवाल अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। और वो सवाल यह आएगा कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप, किस प्रकार की बातें कर रहे हो आप सर गुरुजी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी महंगाई भला कब अच्छी हो सकती है, ये तो बुरी होती है, अच्छी कब होती है? मैं कहता हूं होती अच्छी। बोले कब गुरुजी बता दो। तो मैं इसका आंसर या इसका प्रश्न का आंसर भी आप ही से दिलवाता हूं। मान लेते हैं कि मार्केट में प्याज और लहसुन और टमाटर की कीमतें बढ़ गई है, महंगाई हो गई है इसमें। तो बोले हां गुरुजी हो गई, अच्छी बात है। मुझे बताओ, और आपका खेत है और आपके खेत पर प्याज लहसुन टमाटर सब कुछ है, आलू भी है। अब बताओ अच्छी है कि बुरी है? बताओ क्या है, अच्छी है कि बुरी है? भैया जिनके मन में यह सवाल आ रहा था कि गुरुजी महंगाई बुरी ही होती है, अच्छी कैसे होती है, तो मैंने कहा कि अगर बाजार में टमाटर आलू और लहसुन की कीमत और प्याज की कीमत अगर बढ़ जाती है, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, और आपके खेत पर इन चारों सब्जियों की खेती होती है, तो अब बताओ जरा कि ये बताओ मेरे साथियों कि महंगाई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आपको फायदा होगा कि नहीं होगा उससे? बोले गुरुजी हम तो माला माल हो जाएंगे, एक ही साल में एक ही फसल में बस करोड़पति लखपति हो गए। तो अच्छी चीज है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन करता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन कौन करेगा, उत्पादन कौन करेगा? तो भैया फार्मर करेगा। जो प्रोडक्शन करता है उसके लिए महंगाई क्या होती है? अच्छी चीज होती है, क्योंकि उसको तो फायदा है। आ रही बात समझ में? तो जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए महंगाई क्या है? अच्छी चीज है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं कि मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव किन किन पर होता है, तो सबसे पहला है उत्पादक वर्ग पर, उत्पादक वर्ग पर। और उत्पादक वर्ग को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। सही बात है, जो चीजों का उत्पादन करते हो उसकी हम बात करते हैं। भला उस बिजनेसमैन को क्या नुकसान जिसने महंगा सामान लिया है? अरे भाई वो भी तो बाहर जाकर के महंगा बेच देगा। मान लो मुझसे ही प्याज उसने खरीदे 15 रुपए किलो में, तो वो तो भैया 30 रुपए किलो या 35 रुपए किलो में बेचेगा ना, उसको क्या करना? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर उत्पादक वर्ग में किसान आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझसे यहां पर विद्रोह मत करना, मैं जानता हूं कि ऐसी भूमिका पर विद्रोह आप लोग जरूर करते हो। और क्या विद्रोह होता है, तो मैं केवल अभी के लिए केवल इतना बता रहा हूं कि जो किसान वर्ग है, किसान को हम फार्मर कहते हैं, ये मेरे साथियों काय में होता है? तो लाभ में होता है। मुझे पता है आप प्रश्न करोगे सर किसान कैसे लाभ में होता है, बेचारा गरीब किसान तो हमेशा नुकसान में होता है। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मन में यह सवाल आएगा कि किसान लाभ में कैसे होता है महंगाई में। इकोनॉमिक्स के लिहाज से किसान महंगाई में लाभ में होता है, इस बात को याद कर लेना, गाली मत देना बस कमेंट में, ठीक है? चलिए देखते हैं जरा, इतना देखो क्या हुआ। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। मैंने जो बताया किसान लाभ में रहता है, किसान के बाद में और कौन लाभ में रहेगा इसमें? तो ध्यान रखिएगा बिजनेसमैन। मैंने अभी आपको बताया बिजनेसमैन। अरे बिजनेसमैन को, व्यापारी को क्या करना यार? व्यापारी को चीजें महंगी मिल रही, वो भी आगे जाके महंगी बेचेगा, उसमें क्या, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखिएगा व्यापारी वर्ग, मुझे पता था आप लोग कमेंट करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया। व्यापारी वर्ग को हम बिजनेसमैन कहते हैं, मुझे पता था दोस्तों। इकोनॉमिक्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो किसान लाभ में ही रहता है। व्यापारी वर्ग जिसे बिजनेसमैन कहते हैं, बिजनेसमैन हम इसे कहते हैं मेरे साथियों, व्यापारी वर्ग। मैं अभी थोड़ा सा यहां पर रुक करके आपके जवाब देना चाहूंगा, है ना?
और आप प्रश्न जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर किसान लाभ में कैसा रहता है, तो ऐसे तो मैं इसका आंसर पहले ही दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसान लाभ में ऐसे रहता है कि किसान ही उन चीजों का उत्पादन करता है। हां, यह बात जरूर है, समझना, यह बात जरूर है कि जब किसान अपनी फसलों को मार्केट में बेचता है तब उसे वो मुनाफा नहीं मिल पाता, वो लाभ नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किसानों की जो फसल है वो सभी किसानों की फसल एक ही सीजन में आती है। जैसे अभी रबी की फसल कटी मेरे साथियों, तो मार्च अप्रैल में कटाई हुई उसकी, और सबने एक साथ अपने गेहूं भी बेच दिए, डेली करीबन 10-10, 20-20 की। और मैं कहूं कि बाजार जो है, मार्केट जो है, वहां पर बहुत बड़े बड़े लाइनें लगी हुई है ट्रैक्टर्स की, ट्रालीज की और इनकी। तो भैया सप्लाई ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस कम हो गई। या तो किसान वेयर हाउसेस में स्टोरेज करके उनको रखे। आ रही बात समझ में? यह ध्यान रखना है। तो इकोनॉमिक्स के लिहाज से किसान लाभ में रहता है, ऐसी बातें करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए यह बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय किसान आयोग, बड़ी बड़ी जितनी भी समितियां हैं, उन सब ने एक बात कही है कि किसानों को दिया जाने वाली सब्सिडी जो है ना, ध्यान रखना, उनको रोक दिया जाए। यह बात मैंने नहीं कही है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बात कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो इसके विरोध में हूं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी किसानी भी करते हैं, मेरी माताजी किसानी करती है, ठीक है? तो यह बात आपको ध्यान रखना है। मुझे पता है यहां मुझे लगातार गालियां भी पड़ रही है, 7-8 लोग ऐसे हैं जो गाली भी दे रहे हैं, मां बहन की गाली दे रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आपने कोर्स परचेस किया है तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है? नहीं करूंगा आपको ब्लॉक। आगे बढ़े, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यापारी वर्ग भी लाभ में रहता है। एक और बात मैं बता देता हूं, अभी के लिए केवल इतना समझ लेना कि जो ऋण हम कहेंगे जो ऋणी रहेगा, ऋणी का मतलब क्या होता है? जो लोन लेता है, जो लोन लेता है मेरे साथी, वो भी लाभ में रहेगा, है ना? तो मैं केवल अभी इतना बता रहा हूं, ऋणी। और ऋणी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डेबिटर्स हम बोलते हैं इसको, ठीक है? जो डेबिटर्स रहेगा, ऋणी रहेगा मेरे साथी, वो भी किस में रहेगा? लाभ में रहेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। कृषक भी लाभ में रहेगा, ठीक है? यह भी लाभ में रहेगा। और जिनकी आय बार बार बदलती रहती है, परिवर्तनशील आय वाले लोग, परिवर्तनशील आय वाले लोग, ये भी लाभ में रहेंगे। जिनकी इनकम बार बार चेंज होती रहती है, वो भी किस में रहेंगे मेरे साथियों? तो वो भी लाभ में रहेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंतर्गत आप ध्यान रख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब नुकसान में कौन रहेगा? आओ जरा वो भी देख लेते हैं कि नुकसान में कौन रहेगा। नुकसान में रहेगा बेचारा वह व्यक्ति जो इस समय अभी क्लास देख रहा है, और वो कहीं दिल्ली, मुंबई में भी हो सकते हैं, हो सकता है ना, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन, इंदौर, यहां से अपनी क्लासेस कर रहा है, शहरों में रह रहा है, या कहीं लाइब्रेरी में बैठा बेचारा चुपचाप इंटरनेट के सहारे इन विनय मास्टर को देख रहा है, पढ़ रहा है कि यार कहीं नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने बाबा के लिए एक खुशखबरी ले जाऊंगा। वो इसी आस में है कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं अपनी मां के लिए एक साड़ी ले जाऊंगा, और वह इसी आस में बेचारा लाइब्रेरी में बैठा बैठा पढ़ रहा है। कुछ लोग तो इस आस में भी होंगे मेरे साथियों कि जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं उससे शादी की हां कर दूंगा, है ना, और मैं उसे फिर अपना बना लूंगा। तो कुछ मुझे जानते होंगे, ध्यान रखना, मैं सबकी भावनाओं को जानता हूं। डेफिनेटली जो पुरुष वर्ग है और स्त्री वर्ग है, विशेष रूप से बालक, किस हद तक जिम्मेदारियों को संभालते हैं ना, मेरे ख्याल से मैं अच्छे से समझता हूं उस बात को, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे राजस्थान के अलवर से भी हैं, जयपुर से भी हैं, सब दूर से हैं यार, समझ रहा हूं मैं, है ना? ये बात ध्यान रखना। तो नकारात्मक प्रभाव किस किस पर रहेगा? तो वही बेचारा जो रूम में बैठ करके सोच रहा है सब्जी क्या बनाऊं,
आज तो सब्जियां खत्म हो गई है, और जब वो बाजार में जाता है तो उसे कहते हैं कि टमाटर तो जो है, ध्यान रखिएगा, टमाटर तो 40 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है। वो कहता इतना महंगा मैं कैसे खरीदूंगा, पापा ने तो इस बार इतने ही भेजे थे और कैसे मैनेज होगा। बड़ी दुविधा वाली बात, स्ट्रगल। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक वर्ग यहां क्या आ जाएगा, उपभोक्ता। जो चीजों को कंज्यूम करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, तो उपभोक्ता को हम बोलते हैं कंज्यूमर। जो चीजों को उपभोग करेगा उसे कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना मेरे साथियों, यहां पर एक और वर्ग आएगा जिसे हम कहते हैं निश्चित आय वाले व्यक्ति, है ना, या स्थिर आय वाले, स्टेबल इनकम वाले लोग। स्थिर आय वाले व्यक्ति जिनकी इनकम स्टेबल है वो लोग यहां आएंगे। यानी कि जो, मतलब जैसे जो व्यक्ति 5,000 रुपए कमाता था तब टमाटर 10 रुपए किलो मिलते थे, और व्यक्ति वही 5,000 रुपए महीना ही कमाता है तब टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, अभी बीच में 200 भी हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्थिर आय वाले, स्टेबल इनकम वाले जो लोग हैं वो भी मेरे साथियों नुकसान में रहेंगे। उसी के साथ में जो ऋणदाता है, मैंने कहा ऋण देने वाला, तो ऋण देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर्स। ये भी काय में रहता है, ये भी नुकसान में रहता है मेरे साथियों। बेरोजगार व्यक्ति नुकसान में रहेगा, इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो बेरोजगार व्यक्ति पर मेरे साथियों नुकसान, गरीब व्यक्ति भी नुकसान में रहेगा, तो गरीब व्यक्ति भी मेरे साथियों नुकसान में रहेगा। तो नुकसान में इतने लोग रहेंगे। तो भैया मुद्रास्फीति का प्रभाव दोनों होता है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इतनी आसान सी बातें मैंने यहां पर करके बताई है। अब मैं कल जो आपको पढ़ाऊंगा वो ये पढ़ाऊंगा मेरे साथियों कि मुद्रास्फीति का मापन किन किन विधियों से किया जाता है। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल WPI, होल प्राइस इंडेक्स, एंड सेकेंड वन इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, आ रही बात समझ में? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चर्चा अब हम कल करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगी, आप अपने एप्लीकेशन में जाना और सब्जेक्ट में जाना, वहां पर सारे टीचर्स के फोटो होंगे और वहीं पर यह क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप इसको रिकॉर्ड क्लास के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहती है, डोंट वरी, आपकी इसमें डल जाएगी क्लासेस। और डलने में समय लगता है भैया 40 मिनट का, ध्यान रखना, अभी तुरंत मत देखना, ये वाली नहीं डलेगी, बाकी पहले वाली। तो चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। कल मिलते हैं आपसे, धन्यवाद। कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर इससे जीडी कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं देख लेता हूं 1 मिनट में। चलिए, आपके कोई प्रश्न हो तो मैं देख लेता हूं। मैं बैठ गया हूं नीचे, अब बोर्ड पे नहीं दिख रहा हूंगा। चलिए, जय भीम आपको, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। हिंदी में भी बोल लिया करो, ऐसे तो मैं हिंदी में ही बोलता हूं भाई। गाली देने वाले का कोर्स बैन कर दीजिए। नहीं भाई विशाल, उनका कोर्स बैन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के उनके लिए भेजा है, और अगर वो मुझे भला बुरा बोल भी लेंगे या किसी भी टीचर को भला बुरा बोल लेंगे, तो उससे अगर मैं उनका कोर्स ब्लॉक करवा दूंगा तो उससे उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए उनको बोल लेने दो। मुझे पता है जब वो परीक्षा में प्रश्न देखेंगे तो उनको एक अजीब किस्म की अपने आप से नफरत हो जाएगी कि मैंने ये क्या गुनाह कर दिया। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चलेगा, गाली दी तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। DSSB भी कवर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, वहां पर भी मेरी क्लासेस अब शुरू होने वाली है, टेंशन वाली बात नहीं है ना। ओके भाई, लव यू सभी को, ढेर सारा प्यार, शुक्रिया आपके प्यार के लिए, है ना। अब बच्चे सॉरी भी बोल रहे हैं कुछ एक आध, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। विष्णु शर्मा बोल रहे रिकॉर्डेड क्लास, बिल्कुल भाई रिकॉर्डेड है ना। चलिए, क्वेश्चन कल लेके आऊंगा, डोंट वरी, कल क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और कल ही एक नया चैप्टर भी शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री महाकाल। मिलते हैं आपसे कल दोपहर 11 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।